सतवाहना पीरियड के बाद आता है आपका लेटर सतवाहना पीरियड। इसके पहले वीडियो हमने सतवाहना पीरियड के बारे में पढ़ा था। अब लेटर सतवाहना पीरियड यानी कि सतवाहना पीरियड के बाद पहले आपका आता है पुरुष वेशभूषा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आमतौर पर उतारिया सफ़ेद और कपास या रेशम का होता है। हालांकि कई बार सुंदर रंगों और काशिकादारी के होते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही जो आपका उतारिया होता था वो वाइट कलर का होता था और कॉटन या सिल्क का होता था। लेकिन कई बार इसको सुंदर कलर्स में या फिर एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स में भी बनाते थे। अंतारिया अभी भी कच्छ फैशन में दोनों लिंगों द्वारा पहना गया था। इस पीरियड में भी अंतारिया को आपके कच्छ स्टाइल में ही पहना गया था, जिसका मतलब था कि एक छोर पैरों के बीच से गुजरा था और पीछे टक किया गया था। लेकिन ड्रेपिंग के इस तरीके का अपना एक अलग फैशन था। भले ही ये जो आपका कच्छ स्टाइल में इस पीरियड में भी अंतारिया को पहना गया था, लेकिन ये घुटनों तक या उससे भी छोटा था। मेल्स के लिए ये जनरली आपके नी लेंथ या फिर थाई लेंथ का होता था। फीमेल्स के लिए थोड़ा सा काफ लेंथ या एंकल लेंथ का होता था। कंचुका नामक एक स्टिच्ड स्कर्ट जैसी विदेशी पोशाक अक्सर राजा के दरबार में उपस्थित गार्ड आदि द्वारा उपयोग की जाती थी। जो राजा के दरबार में गार्ड और जो लोग थे वो लोग एक कंचुका के नाम से एक स्टिच्ड स्कर्ट जैसी एक विदेशी पोशाक वो लोग पहनते थे। महिला वेशभूषा। एंटारिया लगभग पारदर्शी कपड़े से बना हुआ दिखाई देता था और महिलाओं के मामलों में बहुत टाइट और फिटेड पहनते थे। जो फीमेल्स थे उनके जो एंटारिया के फैब्रिक्स थे, कॉटन थे या सिल्क थे, वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट थे और फीमेल्स के लिए उसको बहुत टाइट और उसको फिटेड रखा गया था। यह प्रारंभिक आंध्र की मूर्तियों में लगभग अदृश्य है, जिसमें ड्रेप दिखाने के लिए केवल दोहरी झुकाव हुए लाइनें हैं। जो आंध्र की मूर्तियाँ मिली हैं रूफ वाली, उसमें ड्रेप दिखाने के लिए सिर्फ झुकी हुई 2 लाइंस का यूज़ किया हुआ है। धनुष के आकार की गांठ में बंधे कायाबंद को दोनों लिंगों द्वारा पहना जाता था ताकि कमर पर उतारिया को और अधिक सहारा दिया जा सके। इस आइटम को कई तरीके से पहन सकते थे। जो धनुष की आकार में वो लोग कायाबंद पहनते थे दोनों जेंडर्स में, वो इस तरह से उसका स्टाइलाइजेशन करते थे कि कमर पर उतारिया को ज़्यादा से ज़्यादा सहारा दे सके। और इस आइटम को और भी बहुत तरीके से लोग पहनते थे। एक साधारण सैश शेप्ड के कपड़े की बनी हुई थी। इस तरह की जो आपका ये रिबन शेप्ड कपड़ा था, जो आपकी ये पट्टिका थी रिबन शेप, ये जनरली रेशम की बनी यानी कि सिल्क की बनी होती थी। एक काला पुका एक करधनी थी जो एक साथ कई पट्टियों की बनी हुई थी। उन पट्टियों का एक ग्रुप था जिसको हम काला पुका कहते थे वो लोग। और मुराजा के पास टेसल्स के बजाय ड्रम हेडेड नोट्स थे। और एक मुराजा था जिसके आसपास टेसल्स की बजाय ड्रम हेडेड नोट्स थे, जो हमने पहले भी पढ़े हैं ड्रम हेडेड नोट्स। कंचुका नामक एक सजी हुई स्कर्ट जैसी पोशाक अक्सर राजा के दरबार में उपस्थित गार्ड और बाकी सब पर इस्तेमाल की जाती थी। और महल में महिलाओं के अपार्टमेंट में किन्नरों और अन्य परिचारिकाओं द्वारा एक स्वदेशी लंबी अंगरखा पहनी जाती थी। जैसे हमने पहले पढ़ा कि राजा के दरबार में जो लोग काम करते थे, गार्ड थे और जो बाकी सब लोग थे, वो लोग जो है एक कंचुका किन्नरों और अन्य परिचारिकाओं द्वारा एक स्वदेशी लंबी अंगरखा उन लोगों ने पहनी हुई थी। महिलाओं ने भी छोटी कंचुका को स्वदेशी अंटारिया के साथ पहना था या काफ लेंथ के साथ इसे कायाबंद और उतारिया और कई अन्य तरीक़ों से पहना जाता था। जो महिलाएं थीं उन्होंने भी छोटी कंचुका को एक स्वदेशी अंटारिया के साथ पहना हुआ था।
जो एंटारिया मतलब मेल्स ने पहनी हुई थी, जो कंचुका मेल्स ने पहनी हुई थी, महिलाओं ने भी उसी कंचुका को पहना हुआ था एक स्वदेशी एंटारिया के साथ। वो उसको काफ लेंथ के साथ इसे कायाबंद और उतारिया कई अन्य तरीक़ों से पहनते थे। अब उस पीरियड के आपके हेयर स्टाइल्स और हेड गियर्स, ये जो आपके साइड में पिक्चर्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना, इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए। पुरुषों के उष्णिसन आमतौर पर एक छोर के साथ बालों के टॉप नोट को कवर करने के बाद 3 या 4 बार लपेटा गया था। पुरुषों के जो उष्णिसा हमने एक तरह की पगड़ी पीछे पड़ी है सातवाहना पीरियड में। पुरुषों के जो उष्णिसा थे वो आमतौर पर उष्णिसा को कवर करने के बाद, टॉप नोट को कवर करने के बाद उसको 3-4 बार लपेट लेते थे। यह सामान्य रूप से सफ़ेद था, लेकिन रंगे कपड़े का भी हो सकता था। जनरली ये वाइट कलर का था, लेकिन ये अलग अलग कलर का भी हो सकता था। और सिंपल पगड़ी सजावटी सोने की पट्टियों या पट्टबंधा द्वारा स्थिति में रखी गई थी। और एक सिंपल पगड़ी थी जिसको सजावटी सोने की पट्टियों से या पट्टबंधा से उस पगड़ी को स्थिति में यानी कि प्लेस पे रखा हुआ था। विशेष अवसरों पर सोने की पगड़ी भी पहनते थे वो लोग। कीर्ता या मुकुट का भी उपयोग करते थे, जिनमें से एक प्रकार एक छोटी बेलनाकार टोपी थी जो रत्नों से जड़ी हुई थी और डिज़ाइन के साथ अलंकृत थी। मौली बांधा बालों के साथ एक विस्तृत पगड़ी था जो खुद मोती या फूलों की मालाओं से सजाया जाता था। मौली बांधा बालों के साथ में मतलब कि बालों के साथ में एक मौली बांधा नाम की एक चीज़ वो लोग पगड़ी टाइप अपने बालों में बांधते थे, जिसको वो लोग मोती या फिर फूलों की मालाओं के साथ उसको डेकोरेट करते थे। पगड़ी आमतौर पर बालों को कवर करती थी, जिसे सेंटर फ्रंट एक बड़े टॉप कोट में व्यवस्थित किया गया था और पगड़ी के सिलवटों को पकड़ने के लिए सेंटर में जड़ा हुआ आकार या मौली मनी हो सकता था। पगड़ी को आमतौर पर बालों को कवर करने के लिए वो लोग पहनते थे। उसको सेंटर फ्रंट में एक टॉप कोट में व्यवस्थित किया गया था और पगड़ी के सिलवटों को पकड़ने के लिए उनके सेंटर में एक जड़ा हुआ आकार या मौली मनी मतलब एक तरह का पेंडेंट उनका लगा होता था। यह टॉप कोट इसे विविधता देने के लिए नाशपाती के आकार या अंडाकार भी हो सकता था। पगड़ी के बिना बाल 1 या 2 टॉप कोट या एक लूप और एक टॉप कोट में पहन सकते थे। महिलाओं ने अपने बालों को कई तरीके से स्टाइल किया था। पीठ पर पट्टिका प्रवेणी के रूप में थी, जिसे जौहरी पट्टियों और टेसल्स से सजाया गया था, जैसे कि आज भरतनाट्यम नर्तक करते हैं। भरतनाट्यम के जो डांसर्स आप लोगों ने देखे होंगे, उनके जिस तरह के पीछे स्टाइलाइज होते थे बाल, उसी तरह के स्टाइलाइजेशन उस पीरियड में होती थी, लेटर सातवाहना पीरियड में। पीठ पर एक पट्टिका थी उनकी प्रवेणी के रूप में। वो ज्वेल्ड स्ट्राइप्स यानी कि जड़े हुए स्ट्राइप से या टेसल से वो लोग उसको सजाते थे अपने सर के जो जूड़ा था एक तरह का। ठीक है। एक अन्य आम शैली थी, एक बहुत कॉमन एक और स्टाइल था कुंडल, जिसमें पसंदीदा थी। एक और उनका स्टाइल था कुंडल, जिसमें डेलिकेट स्ट्राइप्स उससे लटकी हुई थी यानी कि झूल रही थी, और वो सभी क्लास की महिलाओं के लिए एक पसंदीदा स्टाइल था। केस पासा शैली में बालों को सिर के करीब लूप किया गया था। सिर के पीछे एक लंबी गांठ में या गुद्दी के निचले हिस्से में दबाया गया था। केस पासा भी उनका एक स्टाइल था, जिसमें बालों को वो लोग सिर के करीब मतलब सिर के ऊपर उसको लूप कर देते थे, या तो सिर के पीछे करते थे एक बड़ी सी गांठ में, या फिर अपनी गुद्दी के नीचे यानी कि अपने थोड़ा सा नीचे की तरफ गर्दन के ऊपर वो लोग एक जूड़ा बनाते थे। बालों में पहने जाने के लिए विशेष आभूषण डिज़ाइन किए गए थे।
चूड़ामणि कमल के आकार की थी। इसकी पंखुड़ियाँ मोती और कीमती पत्थरों से बनी हुई थी। बालों में जो वो लोग अपनी एक्सेसरीज लगाते थे, बहुत सारे डिज़ाइंस थे उसमें, उन आभूषणों के बहुत डिज़ाइंस थे। एक उसमें चूड़ामणि भी थी जिसकी पंखुड़ियाँ मोती से या फिर कीमती पत्थरों से, यानी कि आपके प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं उनसे डेकोरेट किया हुआ था। यह सामान्य रूप से नोटेड बालों के केंद्र में पहना गया था। जो नोट वाले आपके बाल, जो गांठ बनाते थे वो लोग अपने बालों में, उसके सेंटर में वो लोग इसको पहनते थे। सैन्य पोशाक यानी कि मिलिट्री कॉस्ट्यूम। साका विदेशी सैनिकों को शाही अंगरक्षक में आंध्र के कुछ राजाओं द्वारा नियोजित किया गया था। शाही अंगरक्षक में आंध्र में कुछ राजाओं ने विदेशी सैनिकों को नियोजित किया था। उन्होंने उनकी नी लेंथ या फिर थाई लेंथ का था। इसके साथ चूड़ीदार या रूखे रंग की पतलून पहनी थी। एक ट्राउज़र भी उन लोगों ने पहना हुआ था उसके साथ में, या तो वो चूड़ीदार था यानी कि सिलवटें थी उसमें बहुत सारी, या फिर वो रूखे रंग का, मतलब एक बहुत डल कलर का था। कमर पर एक विस्तृत शैस पहना गया था। कभी कभी एक छोटी अंगरखा को पगड़ी के साथ साथ विदेशी और स्वदेशी परिधान के मिश्रण के साथ बाएं कंधे पर एक भारी ड्रेप के साथ पहना गया था। जूते सैनिकों के लिए अनिवार्य नहीं थे, उनके लिए बूट्स कोई कंपलसरी नहीं थे, लेकिन स्वदेशी सैनिकों के बजाय विदेशी द्वारा पहने गए थे। जो वहाँ के मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स में जो सैनिक थे उनके लिए बूट्स कंपलसरी नहीं थे, लेकिन जो वहाँ के स्वदेशी सैनिक थे वो लोग तो पहनते नहीं थे क्योंकि कंपलसरी थे ही नहीं, लेकिन जो विदेशी सैनिक थे वो लोग उसको पहनते थे। एक परीक्षित लड़ाकू के उपकरण में मुख्य रूप से उसकी तलवार, ढाल, धनुष, कुल्हाड़ी और भाला ये था, लेकिन कभी कभी वो लोग गदा का, क्लब का और जेवलिन का भी यूज़ करते थे। तलवारें घुमावदार या सीधी थी, या तो कर्वी थी तलवारें, सीधी थी, अलग अलग शेप की तलवारें भी थी उनकी, या दोनों तरफ तेज धार हो सकती थी। यह हॉर्न के हैंडल और रत्नों से सज्जित कीमती धातुओं के छत्ते कमान में उन लोगों द्वारा ले जाए गए थे और आम सैनिक द्वारा बांस या लकड़ी के सरल उपयोग किया गया था। जो वहाँ के मेन थे, यानी कि जो आपका राजा हो गया, मंत्री हो गया, उन लोगों के जो धातु थे, उन लोगों के जो ये तलवारें जो वो लोग यूज़ करते थे, या जो और भी उनके धातु थे, वो सब उनके जो हैंडल्स होते थे वो रत्नों से डेकोरेटेड थे। लेकिन जो आम सैनिक थे वहाँ की, उनके जो धातु थे, जो उनकी तलवारें थी, वो बांस या लकड़ी की होती थी। आता है आपका आभूषण, यानी कि कौन सी ज्वेलरीज लेटर सातवाहना पीरियड में यूज़ होती थी। सभी प्रकार के आभूषणों में मोती विशेष रूप से सातवाहन साम्राज्य के उत्तरार्ध में मुख्य थे। बहुत सारी ज्वेलरीज वो लोग यूज़ करते थे, उसमें मोती यानी कि पर्ल की ज्वेलरी विशेष थी। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने पिछले समय की तरह कान की बाली, कंगन, बाजूबंद और हार पहना। विशेष रूप से स्वदेशी लोगों ने कान की बाली में अधिक सामान्य डिज़ाइन कुंडल के आकार का था। जो उनकी कान की बालियाँ थी उसमें एक बहुत कॉमन डिज़ाइन जो था वो कुंडल के आकार का था, जो सरल या सजावटी हो सकता, जो मतलब सिंपल भी हो सकता था वो, और वो डेकोरेटिव भी था। ताड़ के पत्तों की एक छोटी सी पट्टी से उत्पन्न हुआ और पाली में डाला गया, ये एक तरह का डिज़ाइन था उनका। इस आकृति को बाद में हाथी दांत या सोने से बनाया गया था और इसे रत्न जड़ित किया गया था। जो ये डिज़ाइन था उनका, ये छोटी सी पत्ती में उत्पन्न होके जो डाला गया था पाली में, इसको बाद में हाथी दांत से या फिर सोने से बनाते थे वो लोग, और इसको रत्न जड़ित करते थे, यानी कि इसमें रत्नों को वो लोग डेकोरेट करते थे रत्न से। इसको एक पूर्ण विकसित कमल का डिज़ाइन कनक, कमला, माणिक में सेट किया गया था, जो आज भी दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, यानी कि साउथ इंडिया में आज भी इनका ये डिज़ाइन बहुत पसंद करते हैं। और कुछ पीढ़ियों पहले कर्णिका या जिमकी का उपयोग जारी था।
और कुछ पीढ़ियों पहले तक इस कनक कमला जो ये माणिक में सेट किया गया था, इस तरह का डिज़ाइन कुछ समय पहले तक लोग यूज़ करते थे साउथ इंडिया में। हार मुख्य रूप से मोतियों से जड़े होते थे। कभी कभी केवल एक ही तार से मिलकर बना होता था, जिसे एकावली कहा जाता था। रत्नों और सोने के मोतियों का हार यष्टि कहलाता था, जो केंद्रीय मन का दूसरों की तुलना में अक्सर बड़ा होता था। जो उनके नेकलेस होते थे वो ज़्यादातर मोतियों से जड़े होते थे, ज़्यादातर उसमें मोतियों का यूज़ होता था। कभी कभी वो सिर्फ एक तार, जैसे ये जो नीचे पिक्चर है, इसने जो नेकलेस डाला हुआ है ये सिर्फ एक तार का है इसका, ठीक है, एक ही तार से मिलकर एक ये नेकलेस बना हुआ है, इसको एकावली कहते थे, ठीक है। और रत्नों से और सोने के मोतियों से जो हार बनता था उसको यष्टि कहते थे। उसके सेंटर में एक मनका होता था जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता था। यष्टि जो जिस ज्वेलरी का नाम है, मैं यष्टि की बात कर रही हूँ। यष्टि में जो सेंटर मनका होता था वो दूसरों की ज्वेलरी और जो ज्वेलरीज थी उनके कंपैरिजन में बड़ा था। इनमें से कई हार एक साथ पहनते थे वो लोग, कभी कभी 3 या 5 स्लैब जैसे रत्न फालका नियमित अंतराल पर वो लोग पहनते थे, मतलब रेगुलर वो लोग पहनते थे इस तरह के हार। ये एक साथ कई तारों को पकड़ते थे जिनमें एक हार की रचना होती थी। ये लोग एक, जैसे आप अभी भी आप लोग इस तरह के हार देखते होंगे कि वो पीछे से सिंगल तार में लगा आ रहा है, लेकिन आगे आके वो बहुत सारे तारों में इस तरह से लंबा होता रहता है, ठीक है, 3-4 उसमें लेयर्स होती हैं। यही है कि वो एक साथ जो है तारों को पकड़ते थे जिससे वो एक सिंगल हार बनता था, और उस पूरे को फला कहरा कहा जाता था। एक साधारण सुगंधित सूती धागे की माला का उपयोग किया गया था, और बाघ के पंजे बच्चों की गर्दन के चारों ओर घुसे हुए थे, जो शायद बुरी नज़र से बचाने के लिए पहनते थे वो लोग। एक साधारण सुगंधित सूती धागे की माला पहनते थे और उसमें बाघ के पंजे डालते थे, जो कि बच्चों को पहनाते थे। वो गर्दन के चारों तरफ ऐसे बाघ के पंजे पहनते थे, जिसको वो लोग बुरी नज़र से बचाने के लिए पहनाते थे बच्चों को। दोनों लिंगों के लिए बाजूबंद यानी कि आमलेट और कयूरा करीब फिटिंग के थे, बहुत फिटेड बाजूबंद पहनते थे, और उन्हें गहनों के साथ खुदा या सेट किया जा सकता था। या तो वो गहनों के साथ उसको खोद देते थे बाजूबंद को, या फिर उसको सेट कर देते थे, या एक सांप के आकार में, एक स्नेक की शेप में वो हो सकता था। यह भी कि वे सीधे किनारे हो सकते हैं या एक कोणीय शीर्ष के किनारे हो सकते हैं। स्ट्रेट एज के भी हो सकते थे वो लोग, या फिर कर्वी एज के भी हो सकते थे। या कई तार मेखला के आभूषण पहने हुए केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। कई तार या फिर एक तार मेखला जैसे आभूषण महिलाएं पहनती थी। ये टिंकलिंग कांसी से कई किस्मों से बने होते थे। टिंकलिंग मतलब जिसमें झनझन होती है, इस तरह की कांसी से वो चीज़ें बनी होती थी, जिसमें एक चेन से बनी रासना शैली की घंटियाँ होती थी। एक चेन से घंटियाँ बंधी होती थी, या मोती बंधे होते थे, या मोतियों या कीमती पत्थरों से जड़ी होती थी। पायल जो केवल महिलाओं द्वारा ही पहनी जाती थी, ये एक आश्चर्यजनक उनकी मतलब जो उनकी बनावट थी पायल की, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बनावट, जो हम लोगों ने गुप्ता पीरियड पढ़ा था। गुप्ता पीरियड के बाद आता है आपका मेडिवल पीरियड। गुप्त काल के बाद से अलची, मठ, बागान, मंदिरों, पाल लघु चित्रों, जैन लघु चित्रों, अलोरा गुफाओं के चित्रों और भारतीय मूर्तियों जैसे चित्रों से भारतीय कपड़ों के भरपूर प्रमाण मिले। गुप्त काल के बाद एक जैसे ये अलची मोनेस्ट्री, बगान टेम्पल्स, इस तरह के प्रमाण मिले कि इस तरह के जो भारतीय चित्र, जो भारतीय कपड़ों के जो
चित्रों के परिमाण इन चित्रों से मिलते हैं कि मेडिवल पीरियड में किस तरह के, मतलब गुप्त काल के बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड में किस तरह के कपड़े वहाँ के लोग पहनते थे, उसके जो प्रूफ्स मिले हैं, ये जो अलग अलग पेंटिंग्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ से मिलते हैं। कुर्ता और बैगी पैंट जैसे सलवार पहनने वाले प्राचीन भारतीयों को 8 से 10वीं शताब्दी में बिब्लियोथेक नेशनल, पेरिस, फ्रांस से एक हाथी दंत की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उस समय में जो वो कुर्ता और जो बैगी पैंट जो वो लोग पहनते थे, जैसे कि सलवार आपकी बैगी यानी कि जो फूली हुई पैंट ट्राउज़र वो लोग पहनते थे, उस चीज़ का जो प्रमाण मिला है वो बिब्लियोथेक नेशनल, पेरिस, फ्रांस से एक हाथी दंत की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वहाँ से उसका प्रमाण मिलता है कि वो लोग बैगी पैंट्स पहनते थे। मध्ययुगीन काल से यानी कि लेट मेडिवल पीरियड से भारतीय पोशाक में पजामा और सलवार के सामान्य रूप से विकसित होने के प्रमाण बड़े हैं, जबकि अनियंत्रित धोती प्रमुखता भी रखती है। मेडिवल पीरियड के बाद से भारतीय कॉस्ट्यूम्स में पजामा और सलवार थोड़ी सी कॉमन होती चली गई, इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं। लेकिन जो धोती होती थी, धोती आज भी प्रमुखता रखती है, मतलब धोती को आज भी ट्रेडिशनल और मेन माना जाता है। आपकी इंडियन ड्रेसिंग में जो मेन होता है वो धोती होती है। आज भी अगर कहीं पे कोई ट्रेडिशनल वेडिंग होती है तो वहाँ की थीम में वो लोग धोती पहनते हैं। अल बिरूनी के तारीख उल हिंद से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। कुर्ता, जिसे संस्कृत में कृतक कहा जाता है, दोनों बाजू के स्लिट्स के साथ आधी बाह की शर्ट होती है। कुर्ते को संस्कृत में कुर्तक कहते हैं। उसमें दोनों बाजू में जो उस समय में चलते थे जिस तरह के कुर्ता, दोनों बाजू में स्लिट्स होते थे और आधी बाह की शर्ट होती थी, जो अन्य कपड़ों जैसे कुर्प काका के साथ वर्णित होती है, जो कि कुर्ता के समान एक प्रकार का जैकेट है। आपका कुर्प काका भी उस टाइम पर फेमस था, जो कि कुर्ते के समान ही एक तरह की जैकेट है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ भारतीयों ने धोती पसंद की, जबकि अन्य ने सलवार के समान बैगी पतलून पहनकर अधिक कपड़े पहने। जो ये अल बिरूनी के जो उल हिंद से जो प्रूफ्स मिलते हैं, जो उनके उल्लेख हैं, उसमें यह भी एक उल्लेख है कि उस समय पर कुछ इंडियंस ने तो धोती पसंद की थी, कुछ ने ये बैगी पैंट्स यानी कि सलवार जैसे पैंट पसंद की थी, और साथ में और भी कपड़े पहने थे। अलची पेंटिंग में आधुनिक साड़ी ड्रेपिंग के प्रमाण भी दिखाई देते हैं, और बागान मंदिर के चित्र भारतीयों को अक्सर बड़ी दाढ़ी पहने हुए दिखाई देते हैं। कुछ जो अलची पेंटिंग्स हैं उसमें साड़ी की तरह भी जो है महिलाओं ने ड्रेप किया हुआ है, साड़ी की तरह ही अपनी ड्रेसिंग, इस तरह के प्रमाण दिखते हैं। और जो बागान के मंदिर के चित्र हैं, वहाँ पे जो चित्र के जो प्रूफ्स मिले हैं, उसमें जो पुरुष हैं उन्होंने अपनी दाढ़ी को बढ़ाया हुआ है। बिहार, बंगाल और नेपाल सहित भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों से पेंटिंग पूर्वी भारतीय राज्यों के विभिन्न कपड़ों के परिधानों को दर्शाती है, जिसमें दुपट्टा पहनने की आधुनिक शैली भी शामिल है। और भी जो वहाँ से इंडियन कॉस्ट्यूम्स के अलग अलग कपड़ों के प्रूफ्स मिले हैं, उसमें दुपट्टा भी शामिल है, यानी कि वहाँ पे कई औरतें दुपट्टे को भी स्टाइलाइज करके पहनती थी। इस तरह के भी प्रूफ्स मेडिवल पीरियड के लिए मिले हैं। इसके बाद हमारा आएगा मुग़ल साम्राज्य का, जो हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।